नमस्कार। आज हम बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण के आधार। देखिए, आदिकाल से लेकर आज तक सभी समाजों में स्तरीकरण पाया जाता रहा है। इन दोनों समाजों में आधारों एवं स्वरूपों में अंतर जरूर हो सकता है, लेकिन प्रत्येक समाज में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता रहा है और वर्तमान में भी यह विद्यमान है। प्राचीन समय में इसके आधार आयु, लिंग, शारीरिक शक्ति, जन्म आदि प्रदत्त गुण थे, तो वर्तमान समय में अर्जित गुणों को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। तो सामाजिक स्तरीकरण के जो प्रमुख आधार हैं उनका हम आज यहाँ उल्लेख करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। विद्वानों ने कुछ सामान्य आधारों का उल्लेख किया है। पार्सन्स ने व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित करने वाले 6 कारकों का उल्लेख किया है जो स्तरीकरण को भी तय करते हैं। वे हैं नातेदारी, समूह की सदस्यता, व्यक्तिगत विशेषताएं, अर्जित उपलब्धियां, द्रव्यजात, सत्ता तथा शक्ति। सोरोकिन तथा वेबर स्तरीकरण के प्रमुख 3 आधारों आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक का उल्लेख करते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स केवल आर्थिक आधार को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। इस आधार पर समाज में 2 प्रकार के वर्ग पनपते हैं, पूंजीपति एवं श्रमिक। स्तरीकरण के सभी आधारों को हम प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्राणिशास्त्रीय आधार और दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक आधार। तो सामाजिक सांस्कृतिक आधार और प्राणिशास्त्रीय आधार पर हम सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधारों का उल्लेख करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं प्राणिशास्त्रीय आधार, बायोलॉजिकल बेसिस। समाज में व्यक्तियों एवं समूहों की उच्चता एवं निम्नता का निर्धारण प्राणिशास्त्रीय आधारों पर ही किया जाता है। प्रमुख प्राणिशास्त्रीय आधारों में हम लिंग, आयु, प्रजाति एवं जन्म आदि को ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लिंग की। लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों के रूप में समाज का स्तरीकरण सबसे प्राचीन है। लगभग सभी समाजों में पुरुषों की स्थिति स्त्रियों से ऊंची मानी जाती रही है। कई पद ऐसे हैं जो केवल पुरुषों के लिए ही निर्धारित हैं, जैसे सेना में स्त्रियों को नहीं लिया जाता। परंपरा के अनुसार अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी स्त्री नहीं बन सकती, यद्यपि संवैधानिक रूप से ऐसी कोई अड़चन नहीं है। आयु। प्रत्येक समाज में कई पद ऐसे होते हैं जो एक निश्चित आयु के व्यक्तियों को ही प्रदान किए जाते हैं। आयु के आधार पर समाज में प्रमुख 4 स्तर शिशु, किशोर, प्रौढ़ और वृद्ध पाए जाते हैं। सामान्यतः महत्वपूर्ण पद बड़ी आयु के लोगों को प्रदान किए जाते हैं। भारत में परिवार, जाति एवं ग्राम पंचायत के मुखिया का पद वयोवृद्ध व्यक्ति को ही दिया जाता रहा है। यह माना जाता है कि आयु और अनुभव का घनिष्ठ संबंध है, इसलिए उत्तरदायित्व के कार्य अनुभवी एवं वयोवृद्ध व्यक्तियों को सौंपे जाते हैं। इसके अलावा तीसरा प्रजाति। प्रजाति के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण वहाँ देखा जा सकता है जहाँ एकाधिक प्रजातियाँ
साथ साथ रहती हैं। जिस प्रजाति के लोग शासन एवं सत्ता में होते हैं तथा संपन्न होते हैं, वह प्रजाति अपनों को दूसरी प्रजातियों से श्रेष्ठ मानती है। अमेरिका एवं अफ्रीका में गोरी प्रजाति ने काली प्रजाति से अपने को श्रेष्ठ घोषित किया है और उसे अनेक सुविधाएं एवं विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति नीग्रो प्रजाति का कोई व्यक्ति नहीं बन सकता है। अगला आता है जन्म। जन्म भी सामाजिक स्तरीकरण उत्पन्न करता है। जो लोग उच्च कुल, उच्च वंश और जाति में जन्म लेते हैं, वे अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। जिस वंश में जिसका जन्म होता है, वह उसी के अनुसार अपनी उच्चता और निम्नता साबित करता है। ऊंचे वंश में जन्म लेने वाला व्यक्ति उच्च वंश का होता है, उच्च कुल का होता है, और निम्न कुल या वंश में जन्म लेने वाला व्यक्ति निम्न कुल का माना जाता है। इस प्रकार जन्म भी सामाजिक स्तरीकरण का आधार रहा है। इसके अलावा शारीरिक व बौद्धिक कुशलता। वर्तमान समय में व्यक्ति की परिस्थिति एवं स्तर का निर्धारण उसकी शारीरिक एवं मानसिक कुशलता, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर होने लगा है। जो लोग अकुशल, पागल, क्षीणकाय, आलसी एवं अयोग्य होते हैं, उनका स्तर उन लोगों से नीचा होता है जो बुद्धिमान, परिश्रमी, हष्टपुष्ट एवं कुशल होते हैं। साम्यवादी देशों में भी इन गुणों के आधार पर स्तरीकरण को देखा जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा आधार आता है वो है सामाजिक सांस्कृतिक आधार, सोशियो कल्चरल बेसिस। सामाजिक स्तरीकरण प्राणी शास्त्रीय आधारों पर ही नहीं, वरन अनेक सामाजिक सांस्कृतिक आधारों पर भी पाया जाता है। तो इसके जो प्रमुख प्रकार हैं उनका हम यहाँ उल्लेख करेंगे। सर्वप्रथम आता है संपत्ति। संपत्ति के आधार पर ही समाज में स्तरीकरण किया जाता है। आधुनिक समाजों में जो स्तरीकरण पाया जाता है वो आदिम समाजों से भिन्न हो सकता है, लेकिन आधुनिक समाज में ही नहीं वरन आदिम समाजों में भी संपत्ति के आधार पर उच्च नीच का भेद पाया जाता है। समाज में वे लोग ऊंचे माने जाते हैं जिनके पास अधिक संपत्ति होती है। वे सभी प्रकार की विलासिता एवं सुख सुविधाओं की वस्तुएं खरीदने की क्षमता रखते हैं। इसके विपरीत गरीब तथा संपत्तिहीन की स्थिति निम्न होती है। संपत्ति के घटते एवं बढ़ने के साथ साथ समाज में व्यक्ति का स्तर भी घटता बढ़ता जाता है। इसके अलावा दूसरा आता है व्यवसाय। व्यवसाय भी सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार है। समाज में कुछ व्यवसाय सम्मानजनक एवं ऊंचे माने जाते हैं तो कुछ निम्न एवं घृणित माने जाते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, प्राध्यापक आदि का पेशा बाल काटने, कपड़े धोने एवं चमड़े का काम करने वाले के पेशों से श्रेष्ठ एवं सम्माननीय माना जाता है। अतः इन पेशों को करने वालों की स्थिति भी सामाजिक स्तरीकरण में ऊंची होती है। इसके अलावा धार्मिक ज्ञान। धर्म प्रधान समाजों में धर्म भी स्तरीकरण उत्पन्न करता है। जो लोग धार्मिक कर्म कांडों में संलग्न होते हैं, धार्मिक उपदेश देते हैं एवं धर्म के अध्ययन में रत रहते हैं,
उन्हें सामान्य लोगों से ऊंचा माना जाता है। बाद में पंडित पुजारियों, धार्मिक गुरुओं, साधु संतों एवं ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति उनके धार्मिक ज्ञान एवं धर्म से संबंधित होने के कारण ही ऊंची मानी जाती रही है। वर्तमान में धर्म के महत्व के घटने के साथ साथ स्तर निर्धारण में इसका प्रभाव भी कमजोर होता जा रहा है। इसके अलावा आता है राजनीतिक शक्ति। सत्ता एवं अधिकारों के आधार पर भी समाज में संस्तरण पाया जाता है। जिन लोगों के पास सैनिक शक्ति, सत्ता और शासन की बागडोर होती है, उनकी स्थिति उन लोगों से ऊंची होती है जो सत्ता एवं शक्ति विहीन होते हैं। शासक और शासित का भेद सभी समाजों में पाया जाता है। सी राइट मिल्स ने स्तरीकरण के लिए शक्ति को महत्वपूर्ण माना है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति सेना के उच्चाधिकारियों से अपने संबंध कायम कर लेते हैं और समाज में आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से प्रभावशाली बन जाते हैं। दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जिनका आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक प्रभाव कम या नगण्य होता है। यह भिन्नता ही समाज में स्तरीकरण पैदा करती है। इस प्रकार सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न आधार माने जा सकते हैं जिससे समाज में स्तरीकरण बना हुआ है। धन्यवाद।